मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फिक्र। कहानी पसंद आने पर लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिक्र। सुबह सुबह वॉक करके लौटते ही अंकिता लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आ गई। बेल बजाते ही रोहित, उसके पति, ने दरवाजा खोला और फिर टीवी के सामने बैठकर चाय पीने लगे दोनों। अंकिता, लिस्ट में ज्वाला को दे आया था, दोपहर तक वो सामान पहुंचा देगा, तुम चेक कर लेना। ठीक है, आप चिंता न करें, अंकिता ने रोहित से कहा। फिर नाश्ता और टिफिन तैयार करके दोनों को विदा कर दिया। अनु और रोहित के चले जाने के बाद अंकिता आराम कुर्सी पर निढाल हो गई। ये तो अच्छा था कि रोहित के ऑफिस के रास्ते में ही अनु का स्कूल पड़ता था और वे उसे स्कूल ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस निकल जाते थे, वरना तो उसे स्कूल छोड़ने के लिए मुझे ही जाना पड़ता। दोपहर 1 बजे तक उसका स्कूल होता था, तब तक मैं अपने सभी काम निपटा कर उसे ले आती थी। तभी अचानक किसी ने जोर का दरवाजा खटखटाया। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसिन रानी हाफती हुई दिखाई दी। क्या हुआ, कहाँ से भागती दौड़ती चली आ रही हो? मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि उसे तिल का ताड़ बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। यार, बैड न्यूज है, आकाश की वाइफ ने जान दे दी। क्या क्या कह रही है तू? हाँ, सभी सकते में सुनकर। और फिर पूरी बात बताने लगी। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना ही जैसे बंद कर दिया, जैसे मेरा दिमाग सुन्न नहीं हो गया था। उफ, दिशा ने ये क्या कर लिया? ये कैसा कदम उठा लिया उसने, अपने 2 साल के बच्चे को यूं छोड़कर? लेकिन वह तो प्रेग्नेंट भी थी, मतलब उसने नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में ही दफन कर लिया। आखिर ऐसा उसने क्यों किया होगा? मैं जानती थी, फिर भी हैरान थी। दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। आकाश को तो मैं अच्छी तरह जानती थी, उसकी शादी में नहीं गई थी, लेकिन लोगों से सुना अवश्य था कि बहुत खूबसूरत और समझदार है उसकी पत्नी। बाद में तो यह तक सुनने में आया था कि इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद आकाश अपनी पत्नी को बात बात पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसे उसके मायके नहीं जाने देता, यहाँ तक कि उसके माता पिता के लिए अपशब्द भी बोलता है। एक बार एक आयोजन में उसकी पत्नी से मुलाकात हुई थी, तो आंखों में आंसू भरकर उसने मुझसे यही 2 शब्द कहे थे कि दीदी, काश हम भी आपकी तरह खुशहाल होते। हाँ, खुशहाल ही तो थी मैं कि आकाश के चंगुल से बच निकली थी। वाकई अगर रोहित ने न संभाला होता तो मैं तो कतरा कतरा होकर कब की टूट कर बिखर गई होती। सोचते सोचते मेरा मन अतीत की गहराइयों में विचरने लगा। भाभी जी, यह रंग आप पर बहुत खिल रहा है। गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर मैं घर के बाहर सब्जी खरीदते समय किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे। आकाश हमारे पड़ोसी का बेटा था। आकाश आगे कहने लगा, सच, कुछ लोगों को भगवान फुर्सत में बनाया होता है और आप उनमें से ही एक हो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया आकाश जी, मैं कहते हुए हंस दी और अंदर आकर खुद को शीशे में निहारने लगी। खुद को देखकर तो मैं खुद भी बुदबुदा उठी कि सच में कुदरत ने मुझे फुर्सत में ही बनाया है। दूध सी मेरी काया और उस पर तीखे नैन नक्श मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। उस पर कपड़ों का मेरा चुनाव लोगों के बीच मुझे हमेशा चर्चा का विषय बना देता था। वैसे तो ऐसी तारीफें सुनने की मुझे आदत सी पड़ गई थी, लेकिन आकाश द्वारा की गई तारीफ से मुझ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका मेरी आंखों में गहरे झांक कर देखना, फिर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराना मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच कहूं तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी मोहक मुस्कान ने मुझे लुभाया। पड़ोसी होने के नाते गाहे बगाहे उससे मेरी मुलाकात होती ही रहती थी। उस वक्त अनु बहुत छोटी थी और मेरे पार्लर के भी ढेर सारे काम होते थे। ऐसे में कभी कभी मैं बड़ी झुंझला उठती थी। एक दिन रोहित से मैं अपनी परेशानी का रोना लेकर बैठ गई कि आकाश आ गया। बातों ही बातों में उसने मुझे मदद करने की पेशकश की, जिसे मुझसे पहले रोहित ने स्वीकार कर लिया। अब आकाश तकरीबन रोज मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए आने लगा। उसकी गाड़ी पर बैठते उतरते समय जब कभी मेरा हाथ उससे टच होता तो वो बड़ी शरारत से मुस्कुरा देता। मन ही मन उसकी यह शरारत मुझे अच्छी भी लगती।
पर ऊपर से मैं बनावटी गुस्से से उसे देखती तो झट से वह सॉरी बोल देता और अपना मुंह घुमा लेता। धीरे धीरे मुझे उसके साथ की आदत पड़ गई। उधर रोहित की जॉब प्राइवेट थी। वे देर रात आते थे। कई बार तो उन्हें ऑफिस के काम से शहर के बाहर भी रहना पड़ जाता था। वैसे भी रोहित मेरे लिए एक बोरिंग किस्म के इंसान थे, जिन्हें मेरी खूबसूरती से ज्यादा ऑफिस की फाइलों से प्यार था। हाँ, मेरी और अनु की सारी जरूरतों का वे बहुत ध्यान रखते थे। पर उम्र का जोश कहे या समय, आकाश तो पहले से ही बेपरवाह और दुस्साहसी किस्म का इंसान था। मेरे मौन में उसने मेरी रजामंदी शायद महसूस कर ली थी। अब अधिकतर वह मेरे साथ ही रहने लगा। अनु को स्कूल छोड़ना और लाना, जब मैं पार्लर में व्यस्त रहूं तो उसे पार्क में ले जाकर घुमा कर लाना, मेरे पार्लर का सामान लाना, शॉपिंग में मेरी मदद करना, जैसे सारे ही काम वह बड़ी खुशी खुशी करता था। रोहित के शहर से बाहर रहने पर भी वो हमारा बहुत ख्याल रखता था। मैं उस जगह नहीं थी और रोहित किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। रोहित एक तरह से अंतर्मुखी स्वभाव के थे, इसलिए लोगों की निगाहें हमें देखकर भी अनदेखा कर जाती। हालांकि पार्लर में कई महिलाएं मेरे और आकाश के बीच क्या चल रहा है इस खबर को जानने के लिए उत्सुक नजर आती थी, लेकिन मैं मस्त होकर अपना काम करती थी। इतना जरूर तय था कि मैं और अनु दोनों ही आकाश के मोह पाश में बंधे जा रही थी। अनु तो बच्ची थी, पर मैं बड़ी होकर भी बहुत नादान। ऐसे ही एक शाम रोहित दिल्ली में थे। मैं और आकाश पार्लर का कुछ सामान लेने गए थे। अनु को मैंने रोहित की एक रिश्ते की मौसी के यहाँ छोड़ दिया था। बाजार से लौटते समय हमें बहुत देर हो गई थी। बारिश और हल्की फुहारों ने हमें कुछ भिगो भी दिया था। बहरहाल ताला खोलकर हम अंदर आ गए। आकाश, अब तुम जाओ, काफी देर हो चुकी है, मैं अनु को लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने पर भी वो सोफे पर ही बैठा रहा। बोला, अगर रात को यहीं रुक जाऊं तो? मैं चाहकर भी उसे इनकार न कर सकी। मौसम की खुमारी कहे या गीले तन की खुशबू, हम दोनों ही बहकने लगे। आकाश ने मेरा हाथ खींचकर मुझे सोफे पर अपने पास सटाकर बैठा लिया। सुबह बड़े ही सहज भाव से मैं उठी और खुद को तरोताजा महसूस किया। उस वक्त मेरे मन में कोई अपराध बोध या आत्मग्लानि नहीं थी। मैं बहुत खुश थी और अनु को मौसी के घर से यह बहाना करके ले आई कि कल रात नहीं आ पाई, मुझे आने में बहुत देर हो गई थी, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मौसी ने तुरंत मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। रोहित के दिल्ली से आ जाने के बाद मेरी और आकाश की मुलाकात उतनी आसान नहीं रही थी और न ही हमारे मिलने की कोई उपयुक्त जगह। 10-12 दिनों में ही हमारे बीच में दूरी आने से हम बौखला उठे और फिर आपसी रजामंदी से भाग जाने का निर्णय ले लिया, किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर। आकाश का तो पहले ही अपने परिवार से कोई खास जुड़ाव नहीं था। इधर उसके आकर्षण में बंधी मैं भी घायल हिरनी सी उसके साथ चलने को तत्पर हो उठी। एक दिन अनु के स्कूल की छुट्टी थी। तब रोहित के ऑफिस जाने के बाद मैंने अनु को खिला पिलाकर सुला दिया और चल पड़ी अपने नए सफर की ओर। अब सोचती हूँ तो बहुत धिक्कारती हूँ खुद को। गोवा में एक हफ्ते रहने के बाद जब हमारी खुमारी कुछ उतरी तो समझ में आया कि जीवन में शारीरिक जरूरतों के अलावा भी बहुत कुछ जरूरी होता है। उसका कारण यह था कि आकाश जो 10,000 रुपए अपने घर से लाया था वे खत्म होने को थे। मेरे पास जो भी कैश था मैंने आकाश के हाथ में रख दिया। इससे क्या होगा? उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास था तुम्हें दे दिया, अब क्या करना है तुम जानो। मैं गुस्से में बोली। अच्छा, तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम भी तो कुछ ला सकती थी घर से, जेवर वगैरह। उसने झुंझला कर कहा। तो प्यार का दम भरते ही क्यों थे जब तुम्हारी जेब खाली थी? बहुत बड़े मर्द बनते थे ना। अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? बातें तो चांद सितारों की करते थे। क्या तुम्हें इन खर्चों के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए था? मैंने गुस्से में अपने पहने हुए गहने उतार कर उसके हाथों में पटक दिए। मुझ पर चीखने की बजाय अपने गरेबान में झांको और देने ही है तो सारे गहने दो, ये मंगलसूत्र भी। आकाश ने उतावलेपन से मेरी ओर बढ़ते हुए कहा। नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी, यह रोहित के प्यार की निशानी है, मैंने भावावेश में कहा। वाह रे ढोंगी औरत, पति और बच्ची को छोड़ते समय तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा और अब उसकी निशानी को रखने का नाटक कर रही हो? आकाश अब बेशर्मी पर उतर आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं तुम्हारे कारण ही अपनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़कर यहाँ आई हूँ। यहाँ तक कि अपनी बेटी अनु को भी मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए। मैं लगभग चीखते हुए बोली। तो कोई एहसान नहीं किया तुमने मेरे ऊपर, मैडम। आकाश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
इतने जल्दी आकाश के इस बदले रूप को देखकर तो मैं हैरान रह गई। मन की बेबसी और ठगे जाने की पीड़ा आंखों से बह निकली। मन के किसी कोने में घर से भागने का मलाल भी हुआ और अपनी नासमझी पर बहुत गुस्सा भी आया। मुझे रोता देखकर आकाश मेरे पास आ गया और हमेशा की तरह मुझे दुलारने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज उसकी यह हरकत मुझे बहुत नापाक लगी। आवेश में आकर मैंने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दूर हो जा मुझसे, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। अरे पागल हो गई क्या? क्यों चिल्ला रही है? अभी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मत भूल कि हम यहाँ भाग कर आए हैं। तुम्हारी जो मर्जी आए करो। ये कहकर आकाश पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त अपनी हालत के लिए अपने सिवा किसे दोष देती, किसे कोसती? रोहित ने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप से मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, परंतु उस समय मुझ पर आकाश के प्यार का ऐसा भूत सवार था कि बिना कोई आगा पीछा सोचे मैं उसके साथ निकल पड़ी। अब मैं अपनी उसी करने पर शर्मिंदा होकर रोए जा रही थी। शाम हो गई, आकाश नहीं लौटा। अब मैं और घबरा गई। अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? एक तो अनजानी जगह, उस पर हाथ में दो पैसे भी नहीं। शायद सच्चे रिश्तों को नकारने की मुझे सजा मिली थी। मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। रोहित जैसे सच्चे जीवन साथी और अपनी मासूम बच्ची को धोखा देकर मैंने जो वासना जनित गलत राह चुनी थी, उसकी भयावहता का यह सिर्फ आगाज था, ट्रेलर था। आकाश को मैं फोन पर फोन किए जा रही थी। मोबाइल स्विच ऑफ था। वहां इसी तरह रोहित भी तो परेशान हो रहे होंगे। यह विचार आते ही मैंने उन्हें फोन लगाना चाहा, पर फिर रुक गई कि किस मुंह से और क्या सफाई दूंगी मैं। आकाश द्वारा लाई गई इस नई सिम में और कोई भी नंबर सेव नहीं था। रात होने को थी। मेरा सारा धैर्य जवाब दे चुका था। तभी दरवाजे कोई आड़ से दौड़कर दरवाजा खोला तो हैरान परेशान रोहित को देखते ही चौंक पड़ी। मन चाहा कि लिपट जाऊं उनसे और जी भरकर रोऊं, बिल्कुल दहाड़े मार मार कर रोऊं, पर अपनी करतूत याद आते ही मुझ पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। आकाश के पापा भी उनके साथ थे, पर मुझे कमरे में अकेली पाकर वे बाहर ही बैठ गए। आकाश के इंतजार में रोहित ने पास आकर स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ रखा तो मैं भरभरा कर रो पड़ी और उनके सीने से लग गई। मुझे माफ कर दो रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने हिचकियां लेते हुए कहा। काफी देर तक खड़े रहकर रोहित अपनी मूक संवेदनाएं प्रकट करते रहे। फिर बोले, घर चलो अंकिता, अनु तुम्हारी राह देख रही है। नहीं रोहित, अब मैं वहां क्या मुंह लेकर जाऊंगी? अनु से क्या कहूंगी? मैंने जो भी किया है उसकी कोई माफी नहीं है। कहते कहते मैं सिसकती रही। रोहित काफी देर तक मुझे समझाते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह आकाश के किसी दोस्त से हमारी जानकारी निकालकर बड़ी मुश्किल से वे यहाँ आए हैं। मैं मन ही मन और भी लज्जित हो गई। आखिरकार रोहित के बहुत समझाने पर मैं लौटने को तैयार हो गई। करती भी क्या? मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। आकाश का असली रंग तो देख ही चुकी थी। अंकल जी, आप आकाश से बात करके उसे ले आना, मैं अंकिता को लेकर जा रहा हूँ। चिंतित बैठे आकाश के पिता से रोहित ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ बाहर आ गए। घर पहुंचते ही दादी के हाथों से छिटक कर अनु मम्मा मम्मा कहते हुए मेरे गले से आ लगी। मैं उसे जोर से छाती से लगाकर प्यार करने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों को शायद यह प्यार बनावटी लग रहा हो, पर मैं वास्तव में शर्मिंदा थी और अनु पे मुझे बहुत प्यार आ रहा था। रोहित की वजह से सभी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर उनकी निगाहों में खासी नाराजगी दिखी। मेरा अपना भाई भी मुझसे दूर खड़ा था। मुझे लौटे 2 दिन बीत चुके थे। सारा समय मैं अपने कमरे में ही रही थी। रोहित आकर मुझे खाना खिला जाते। नन्ही अनु तो जैसे चहक उठी थी, पर मेरे सास ससुर और भाई ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। ऐसे ही एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो देखा रोहित मेरे पास नहीं है। हाँ, अनु मेरी ही बगल में सोई हुई थी। मैं उठकर उन्हें पुकारती हुई बाहर निकली थी कि बैठक से आती आवाजों ने मुझे ठिठकने को मजबूर कर दिया। ये आवाजें मेरे भाई की थी। वह कह रहा था, जीजा जी, मैं आंटी अंकल जी की बात से सहमत हूँ। यह रिश्ता अब सामान्य नहीं हो पाएगा। यह दीदी की गलती नहीं, शर्मनाक हरकत है, जिसका दंड उसके साथ साथ सारी जिंदगी आपको भी भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर अनु को भी। मेरी बात तो सुनो। रोहित ने कुछ कहना चाहा था। नहीं जीजाजी, आप सुनो। अनु अभी छोटी है। बड़ी होकर जब उसे सब मालूम पड़ेगा तो वो भी अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और फिर ये तो सोचिए कि ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसकी माँ भाग। बस करो,
तुम बहुत बोल चुके। रोहित ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्या गलत कह रहा है ये? अरे वह तो उसका भाई है, उसका अपना खून। जब वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो तू किस मिट्टी का बना है रे? इस बार रोहित के पापा बोले। पापा, आप सभी समझने की कोशिश करें। मैं अंकिता को जानता हूँ, पत्नी है वो मेरी। अगर उससे कोई गलती हुई है तो कहीं न कहीं मैं भी कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार हूँ। उसकी इच्छाओं और चाहतों को मैंने भी कहीं नजरअंदाज किया होगा, तभी तो उसे आकाश की जरूरत पड़ी होगी। रोहित के चेहरे पर गहरी संवेदना के भाव थे। मैं ये नहीं कहता कि अंकिता से गलती नहीं हुई है, लेकिन यही गलती आकाश से भी हुई है। और आपका समाज आकाश को तो बाइज्जत बरी कर देगा इस गुनाह से। कल से ही वह फिर से आवारागर्दी करता नजर आएगा इसी मोहल्ले में। फिर अंकिता ही यह सजा क्यों भुगते? पति हूं मैं उसका, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, तो उसकी इस मुश्किल घड़ी में कैसे उसका हाथ छोड़ दूं? और अगर मान लीजिए यही गुनाह मुझसे हो जाता, तो उसे यह मशवरा देने के बजाय आप लोग यही समझा रहे होते कि अंकिता, जाने दे, माफ कर दे रोहित को, अपनी गृहस्थी टूटने से बचा ले, और भी न जाने क्या क्या कहते कि नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत है और उसके द्वारा की गई भूल के लिए हम उसे सूली पर चढ़ा दें। माफ कीजिए, यह सजा मुझे मान्य नहीं है। अंकिता के हमारे जीवन में होने से ही हमारी खुशियां हैं। उसके बिना मैं और अनु दोनों अधूरे हैं। मैं अंकिता की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता पापा, और ये मेरा अंतिम ही निर्णय है। रोहित के दिए तर्कों का किसी के पास जवाब नहीं था। सभी चुप हो गए और सुनकर मेरा मन चित्कार कर उठा। बोली, मुझे माफ कर दो रोहित, तुमने मेरी पीड़ा को समझा, पर मैं आज तक तुम्हें पहचान ही ना सकी। किसी बाहरी व्यक्ति के आकर्षण में पड़कर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हें बहुत गहरा घाव दे बैठी। सचमुच मैं माफी के योग्य नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। इस घटना को हुए 1 महीना हो गया था। रोहित और मेरे बीच सभी कुछ सामान्य हो चला था। मैं अभी भी बाहर निकलकर लोगों का सामना करने से कतराती थी। आकाश के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अगस्त महीना शुरू हो चुका था। बारिश का मौसम मुझे सबसे सुहावना लगता था। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम रोहित को घर जल्दी आया देखकर मैं चौंक पड़ी। आज इतनी जल्दी? मैंने पूछा। हाँ, तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं, रोहित ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन अनु सो रही है, मैंने बात टालने की गरज से कहा, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने ताई को बोल दिया है, आज वे अनु के साथ यहीं रुक जाएंगी, रोहित ने कहा। ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं रोहित को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से उन्होंने पहले ही काफी कुछ सहा था। जब तक हम तैयार हुए, बारिश ने मौसम को और भी खुशगवार बना दिया था। ताई आ गई थी। अनु को उन्हें सौंपकर जब मैं बाहर निकली, तो मेरी ओर देखते हुए इन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। फिर गाड़ी निकालने लगे। तभी अचानक आकाश के घर पर मेरी नजर पड़ी। ऊपर बालकनी से वह मुझे न जाने कब से निहारे जा रहा था। उस घटना के बाद मेरा और आकाश का पहली बार सामना हो रहा था। मेरा असहज हो जाना स्वाभाविक था। ऊपर देखते हुए मैं लड़खड़ा सी गई। तभी 2 मजबूत बाजुओं ने मुझे सहारा देकर थाम लिया। ये रोहित थे, जिन्होंने बड़ी ही अदा से मेरा हाथ थामकर मुझे कार में बैठाया। आसपास के घरों से भी कई जोड़ी निगाहों ने हमें तब तक कैद में रखा जब तक कि हम उनकी आंखों से ओझल न हो गए। खूबसूरत आलीशान होटल के अंदर एक दूसरे का हाथ थामे हमने प्रवेश किया। अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पाकर मैं तो फूली नहीं समा रही थी। मन ही मन उस एक पल का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिस पल मैंने उनसे शादी के लिए हाँ की थी। हॉल की धीमी रोशनी में रोहित ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके सीने से लगकर डांस करते हुए मैं खुद को संसार की सबसे खुशहाल औरत समझ रही थी। कुछ देर बाद प्यारा सा डिनर करके हम होटल के उस कमरे में जाने लगे जो रोहित ने पहले से ही बुक किया हुआ था। ये सब करने की क्या जरूरत थी रोहित? काफी समय के बाद मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा था। अंदर तो आओ, कहकर रोहित ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, मैंने शर्माते हुए कहा। देखने दो, इन्हें भी तो मालूम हो कि हमारी शरीर की हयात कितनी खूबसूरत है। अंदर आकर इन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकालकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मुझे पेश किया। उसमें से हार्ट शेप की एक डायमंड रिंग निकालकर इन्होंने मेरी उंगली में पहना दी। थैंक यू रोहित, कहकर मैं इनके गले लग गई। मेरी आंखें आंसू से भीगी थी और मैं सुबकने लगी। अपनी पीठ पर गीलेपन का एहसास होते ही इन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। यह क्या अंकिता, तुम रो रही हो?
मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है रोहित, किस मुंह से माफी मांगू। बस अंकिता, अब इस टॉपिक को आज के बाद यहीं खत्म कर दो। तुम मेरी प्रेरणा हो और सभी कुछ हो। तुम्हें घर लाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। बस अब वह सब तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम खुद को माफ नहीं कर देती, हर कोई तुम्हें गुनहगार बताता रहेगा। इसलिए प्लीज इस तकलीफ से, इस आत्मग्लानि से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें इस तरह आत्मग्लानि में जीते नहीं देख सकता। कहकर रोहित ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। ताई से फोन करके हम लगातार अनु के संपर्क में भी रहे। घर आने के बाद हमारी जिंदगी बदल चुकी थी। अपनी उस गलती को नादानी समझकर मैं भी भुलाने लगी थी। रोहित के प्यार और विश्वास ने मेरे दिलो दिमाग में मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली थी। एक दिन रोहित ने मुझे पार्लर की चाबी सौंपते हुए अपना काम दोबारा शुरू करने को कहा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। एक तो इतने दिनों से पार्लर बंद पड़ा था, दूसरे पार्लर आने वाली औरतों की निगाहों में तैरते प्रश्नों का सामना कैसे करूंगी, यह सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा था। मगर रोहित ने मुझे अपने साथ का भरोसा दिया। उसी दिन काम वाली बाई के साथ जुटकर मैंने अपना पार्लर साफ किया। कई कॉस्मेटिक्स जो एक्सपायर हो गए थे उन्हें हटाकर हर चीज व्यवस्थित की। एक दिन सुबह सुबह, छुट्टी के दिन, अनु अभी तक सोकर नहीं उठी थी। रोहित वॉशरूम में थे कि तभी किसी ने बेल बजाई। ये सोचकर कि बाई आ गई होगी, मैंने दरवाजा खोला तो सामने आकाश को देख कर अचकचा गई। मेरा मन कसैला हो गया और चेहरे पर तनाव आ गया। भैया है क्या? आकाश धीरे से बोला और आंखों ही आंखों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के भाव समझकर मुझे उससे नफरत हो गई। क्या अब भी उसे मुझसे कुछ उम्मीद है? छी, ये अपने आप को समझता क्या है? बहुत कड़े शब्दों में मैं कोई जवाब देना चाहती थी कि तभी रोहित ने पीछे से आवाज दी। आओ आओ आकाश, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी भैया, आज्ञा कीजिए। शब्दों में शहद घुली मिठास लेकर वह बेशर्मों की तरह बोला। सुनो आकाश, सुनो अंकिता, आकाश के लिए कुछ लेकर आओ। जी। रोहित की बात का आशय समझकर मैं वहां से चली गई। आकाश, आपकी भाभी का जन्मदिन आ रहा है 10 सितंबर को, तो एक पार्टी प्लान करने की सोच रहा हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। आकाश को जैसे इसी मौके की तलाश थी। रोहित के बताए गार्डन में आकाश द्वारा वाकई बहुत खूबसूरत इंतजाम कर दिया गया। हालांकि इस बीच आकाश ने मुझे फिर से बहकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब भी मेरे सामने अपनी जाहिल हरकतें करता और मैं उसे जवाब देने को आतुर होती, न जाने कहां से रोहित हमारे बीच आ जाते। ऐसा लगता था कि वे हमेशा मेरे पास ही है। लेकिन एक बात तय थी कि आकाश के जिन गुणों या हरकतों पर पहले मैं रीझ उठती थी, अब उसकी उन्हीं हरकतों पर मुझे बेइंतहा क्रोध आने लगा था। शाम को केक कटने के बाद बजती तालियों के बीच सबसे पहले मैंने अनु को केक खिलाया, फिर रोहित ने मुझे और मैंने रोहित को केक खिलाया। तभी अचानक लाइट के चले जाने से जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई लोगों की मिलीजुली आवाजें कानों में आ रही थी कि सहसा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक और ले चला। एक पल को तो मैं समझ नहीं पाई, पर फिर उन हाथों की छुअन का एहसास होते ही मैंने उस व्यक्ति के गालों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तभी लाइट आ गई। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। यह आकाश ही था जिसने लाइट जाने का फायदा उठाने की कोशिश की थी। फिर तो मैंने आकाश को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरे मन में उसके प्रति जितना आक्रोश था, सारा मेरी जबान पर आ गया। उसकी कारगुजारियों को बेपर्दा करते करते मैं स्वयं भी आत्मग्लानि से भरकर भावुक हो उठी। तभी किसी ने फिर पीछे से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ, वे रोहित ही थे, हमेशा की तरह। आगे रोहित ने कहा, दोस्तों, हकीकत से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज जो कुछ भी हो चुका है उसमें मैं अपनी पत्नी का दोष नहीं मानता। कई बार स्थितियां और निर्णय हमारे बस में नहीं रहते। मेरा मानना है कि मेरी पत्नी आज भी उतनी ही पवित्र है और आज भी मैं उसका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था, बल्कि अब और ज्यादा। वैसे भी कायदे से सजा उसे मिलनी चाहिए जो आज भी वही गलती दोहराने की कोशिश में लगा है। आप सभी देख चुके हैं, सच्चाई आपके सामने है। थप्पड़ खाने के बाद आकाश कुछ गुस्से और चिढ़कर मुझे घूरने लगा था। तभी रोहित को सामने देखकर मोहल्ले वाले भी हमारे पक्ष में बोलने लगे। बात बढ़ती देखकर आकाश के मम्मी पापा उसे वहां से लेकर चले गए। पार्टी में आए अचानक इस व्यवधान के लिए रोहित और मैंने मेहमानों की माफी मांगी। फिर सभी ने उत्साहपूर्वक पूरा प्रोग्राम अटेंड किया।
पार्टी में जो कुछ हुआ उसने मेरे खोए हुए आत्मविश्वास को एक बार फिर लौटा दिया। रोहित के साथ ने मुझ में एक साहस का संचार कर दिया। आकाश को बार बार बुलाकर उससे मेरा सामना कराना भी रोहित ने जानबूझकर ही किया था, ताकि मैं समाज के सामने अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि वे आकाश को मुझसे बेहतर समझ पाए थे और जानते थे कि मुझसे मिलने पर वह दोबारा अपनी जलील हरकत अवश्य दोहराएगा। बहरहाल अब मैं बेधड़क बाहर आने जाने लगी। मेरी झिझक और संकोच दूर हो गया था। आकाश मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे पड़ोसियों से ही मालूम हुआ कि आकाश के माता पिता अपना घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। सुनकर मैंने राहत की सांस ली। उनके घर बदलने के 8 महीने बाद ही पता चला था कि आकाश की शादी हो गई है। अब उड़ती उड़ती खबरें कभी कभार सुनने को मिलती है कि वह अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है। मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि रोहित जैसा जीवन साथी मुझे मिला, जिसने मुझे आकाश के झूठे मोहपाश के दलदल से बचा लिया। तभी मेरी नजर घड़ी पर गई तो चौंक उठी कि अनु के आने का वक्त हो गया है। घर का सारा काम जस का तस पड़ा था। अनु को लेने जाने के लिए दरवाजे पर ताला लगाकर घर से निकली। रास्ते में रोहित को फोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम हो चुका है। वे भी स्तब्ध थे, यह जानकर कि आकाश की पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। मैं दिशा के लिए वाकई बहुत दुखी थी, लेकिन आकाश जैसे अवसर परस्त, मौका परस्त, बदतमीज इंसान के लिए मेरे मन में कोई संवेदना नहीं थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी फिक्र। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा